Good evening, students. Welcome to G All India English Solution. Today we will discuss Lord Alfred Tennyson's work in short. टिम्बकटू। टिम्बकटू पोएम के बारे में यहाँ शॉर्ट में दिया हुआ है कि टिम्बकटू इज टेनिसन पोएम। टिम्बकटू टेनिसन की पोएम है। ये पब्लिश हुई है 1829 में, 1829 में। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में कुछ ना कुछ क्वेश्चन आ ही जाता है। टेनिसन विन्स द चांसलर मेडल एट कैम्ब्रिज। कैम्ब्रिज में है ना, टेनिसन को चांसलर मेडल मिला था टिम्बकटू पोएम के लिए, जो कि पब्लिश हुई थी 1829 में। द पोएम इज़ अबाउट अ कंटेम्प्रेरी इवेंट। ये पोएम है ना, समकालीन जो घटनाएं चल रही थी उस टाइम, तो वो उसके बारे में लिखी है पोएट ने। इवेंट क्या थी कि द इवेंट इज़ द मर्डर ऑफ ए.जी. लेइंग इन 1826। 1826 में ना ए.जी. लेइंग का मर्डर हुआ था। तो उसके मर्डर की जो घटना थी, ये घटना जब हुई थी तो उसके बारे में ये पोएम लिखी गई है 1829 में, आफ्टर 3 years आफ्टर द डेथ ऑफ ए.जी. लेइंग। द पोएट एम्प्लॉयज अ पोलिश डिक्शन। इस पोएम में पोएट पोलिश्ड डिक्शन का यूज़ करते हैं। डिक्शन मीन्स होता है शब्दावली। तो कैसी डिक्शन का यूज़ करते हैं? पोलिश्ड। इट डील्स विद द वर्ल्ड ऑफ सैवेज इन अफ्रीका। वो डील करते हैं, इस पोएम में ये दिखाया जाता है कि अफ्रीका में जो असभ्य लोगों का जो संसार है उसके बारे में बताया जाता है, अफ्रीका के असभ्य लोगों के बारे में। इट आल्सो एंटिसिपेट टेनिसन्स लेटर रिलीजियस थॉट। इसमें टेनिसन के जो बाद वाले जो रिलीजियस थॉट हैं, धार्मिक विचार के बारे में बताया जाता है। इट शोज इज डिलाइट इन पिक्चरेस्क एंड लग्जेरियन डिस्क्रिप्शन। ये पोएम जो है ये क्या शो करती है? ये लॉर्ड अल्फ्रेड टेनिसन की खुशी को दिखाती है, पिक्चर में दिखा देती है। पिक्चरेस्क एक पिक्चर के रूप में दिखाती है, और लग्जेरियंट डिस्क्रिप्शन इसमें है, एक लग्जरी वाला डिस्क्रिप्शन दिखाया गया, वर्णन दिखाया गया। ही प्रेजेंट हिज आइडियाज सिम्बोलिकली। और वह जो टेनिसन है वह अपनी थॉट को सिम्बोलिकली, अपने विचारों को, अपने थॉट्स को सिम्बोलिकली प्रेजेंट करता है। टिम्बकटू, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है कि टिम्बकटू एनलार्ज फॉर्म है पोएम एर्माजेडन का। एर्माजेडन पोएम है, लॉर्ड अल्फ्रेड टेनिसन की ही है ये, और इसका बड़ा रूप है टिम्बकटू, कि टिम्बकटू एक बड़ा रूप है एर्माजेडन पोएम का, विच टेनिसन रोट एट द एज ऑफ 15। जिसे पोएट ने, जो टेनिसन है, उन्होंने 15 साल की उम्र में लिखा था। ये एर्माजेडन पोएम इन्होंने 15 साल की एज में लिखा था, और उसी का बड़ा रूप है टिम्बकटू। अच्छा है ये, काफ़ी मतलब इसमें से कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देख लेंगे इसे बार बार, कि 2-3 बार इसे देख लें तो याद हो जाएगी। ये पब्लिश हुई 1829 में, टेनिसन की पोएम है टिम्बकटू। इसके लिए चांसलर मेडल मिला है, कैम्ब्रिज में मिला है। और एक इसके बारे में है ए.जी. लेइंग के मर्डर के बारे में, जो कि हुआ था 1826 में। अफ्रीका में जो असभ्य लोग हैं उसके बारे में यहाँ पे दिखाया गया है, और जो रिलीजियस थॉट हैं टेनिसन के वो बताए गए हैं, और उसकी डिलाइट को, उसकी खुशी को, टेनिसन की पिक्चरेस्क और लग्जेरियन डिस्क्रिप्शन यहाँ पे वर्णन किया गया है। और टिम्बकटू एक बड़ा रूप है पोएम एर्माजेडन का, और एर्माजेडन इन्होंने 15 साल की एज में लिखी है। नेक्स्ट, द प्रिंसेस। द प्रिंसेस आ मेडले। पूरा नाम देख लेना, द प्रिंसेस आ मेडले। ये टेनिसन की ब्लैंक वर्स नैरेटिव पोएम है। ये पब्लिश हुई है 1847 में, और ये एकाग्र है बौद्धिक समानता का। मनुष्य आदमी और औरत के बीच जो समानता का आग्रह किया गया है, कि आदमी और औरत के बीच समानता होनी चाहिए। ये पोएम इस बारे में ही है, द प्रिंसेस आ मेडले। ये स्टोरी एक राजकुमारी की स्टोरी है। शी रिनाउंस द वर्ल्ड ऑफ मैन। वह आदमियों के संसारों को त्याग देती है, रिनाउंस मतलब त्यागना। एंड शी एस्टेब्लिश अ वुमेन्स यूनिवर्सिटी। वह एक स्थापित करती है वुमेन की यूनिवर्सिटी, सिर्फ जहाँ पर वुमेन ही आएंगी। इस यूनिवर्सिटी में मैन आर नॉट अलाउड टू एंटर। आदमियों को आने की अनुमति नहीं है। प्रिंसेस ईडा, देखो प्रिंस का नाम है यहाँ पे, राजकुमारी का नाम है ईडा। इसकी सगाई हो जाती है प्रिंस की इनफेंसी, मतलब इनफेंसी मतलब चाइल्डहुड, बचपन में ही राजकुमार से शादी हो जाती है प्रिंसेस ईडा की। वो बेटी है
किंग गामा की। तो ईडा किसकी बेटी है? किंग गामा की बेटी है। द प्रिंस एंटर द यूनिवर्सिटी विद हिज टू फ्रेंड सिरिल एंड फ्लोरियन इन वुमेन्स डिस्गाइज। अब ये क्या करते हैं, वहाँ आने की अनुमति तो थी नहीं, इन्होंने मना कर रखा था प्रिंसेस ईडा ने यूनिवर्सिटी में, जो कि सिर्फ औरतों के लिए बनी थी। तो उन्होंने मना कर दिया था, तो प्रिंस ने क्या करा था, उस यूनिवर्सिटी में एंटर कर लिया था स्त्रियों का भेष बना करके, और अपने 2 फ्रेंड उन्होंने साथ में ले रखे थे, उनका नाम है सिरिल एंड फ्लोरियन। बट लेटर दे आर डिस्कवर्ड, लेकिन बाद में उनका डिस्कवर हो जाते हैं, पता चल जाता है कि वही हैं। एंड दे हैव टू फाइट अ बैटल, अब उन्हें एक लड़ाई लड़नी होगी। एट लास्ट द प्रिंसेस रिटर्न द प्रिंसेस लव, आखिरकार जो प्रिंसेस थी वापस लौट जाती है प्रिंस के पास। द पोएम हैज़ अ प्रोलॉग एंड अ कंक्लूजन, पोएम है ना, इसमें प्रोलॉग भी है और कंक्लूजन भी है। प्रोलॉग जो स्टार्टिंग में लिखा जाता है। इट प्रेजेंट द थीम ऑफ हायर एजुकेशन फॉर वीमेन इन एन इंटरेस्टिंग मैनर, बड़े इंटरेस्टिंग मैनर से, बड़े रुचिकर तरीके से स्त्रियों की उच्च शिक्षा की थीम यहाँ पे प्रस्तुत की जाती है। अब ये लाइन इंपॉर्टेंट है, देख लेंगे। द मैन बी मोर ऑफ वुमैन शी ऑफ मैन, पुरुष स्त्रियों से अधिक है, शी ऑफ मैन, और इस तरीके से स्त्रियाँ भी पुरुष से अधिक हैं। सम पॉपुलर लाइन्स आर, अब देख लेंगे लाइन, ये इंपॉर्टेंट है बहुत। मैन फॉर द फील्ड एंड वीमेन फॉर द हर्थ, हर्थ मतलब भट्टी, कि आदमी जो है ना, मनुष्य जो है वो किसके लिए बना है? फील्ड के लिए बनाया है। पुरुष किसके लिए बना है? फील्ड के लिए, वो जाएगा बाहर फील्ड में काम करेगा। एंड वुमेन फॉर द हर्थ, और स्त्रियाँ क्या करेंगी? घर संभालेंगी, भट्टी जलाएंगी, मीन्स घर को संभालेंगी। मैन फॉर द स्वॉर्ड एंड फॉर द निडल शी, आदमी क्या करेंगे? लड़ाई लड़ेंगे, और एंड फॉर द निडल शी, और लड़कियां क्या करेंगी? जो स्त्रियां हैं वो, निडल मतलब सुई, वो घर का कामकाज करेंगी। मैन विद द हार्ट, मनुष्य के जो आदमी है उनके अंदर भी हृदय है, और वीमेन के अंदर भी हृदय है। मैन टू कमांड, मनुष्य तो आदमी जो बना है वो बना है कमांड देने के लिए, आदेश देने के लिए। एंड वुमेन टू ओबे, और औरत जो बनी है वो आज्ञा मानने के लिए बनी है। ऑल एल्स इज कन्फ्यूजन, लेकिन सब कुछ क्या है? और अन्य, इससे अलग जो भी है, अन्यथा और जो कुछ भी है वो कन्फ्यूज़न ही कन्फ्यूज़न है। तो इस लाइन को अच्छे से कर लेंगे, ये ली गई है। दिस लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम द प्रिंसेस आ मैटले, ब्लैंक वर्स में लिखी गई ये पोएम, और 1847 में पब्लिश हुई है। और बाकी तो आपको स्टोरी समझ में आई गई होगी, प्रोलॉग और कंक्लूजन भी है इसमें। नेक्स्ट पोएम, मोड 1855, टेनिसन पोएम इन 3 पार्ट्स, 3 पार्ट्स में। हम टेनिसन की पोएम 1855 में अपीयर हुई है ये। इट इज़ इंस्पायर्ड बाय द चार्लोट रोजा बेरिंग, इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है कि ये पोएम कैसे लिखी थी इसने, टेनिसन ने इंस्पायर होकर के चार्लोट रोजा बेरिंग से। जब चार्लोट रोजा बेरिंग से इंस्पायर हुए थे तब उन्होंने ये पोएम लिखी थी, मोड। और इसमें 3 पार्ट्स हैं, 1855 में आई है। नरेटर एंटागोनिस्ट है टुवार्ड्स मोड, मोड के प्रति वो विरोधी है, मोड का विरोधी है। वह महसूस करता है कि जो मोड है ना वो उसके लिए बिल्कुल भी फिट नहीं है एक वाइफ के रूप में। बट लेटर ही फॉल्स इन लव विद मोड, लेकिन बाद में तो वो मोड से प्रेम करने लग जाता है। नाउ मोड्स ब्रदर क्रिएट्स कन्फ्लिक्ट, अब मोड का भाई प्रॉब्लम क्रिएट करता है। ही आस्क मोड नॉट टू बी टच विद द नरेटर, वो नहीं चाहता कि मोड नरेटर के टच में रहे। ही अरेंज अ बोल, वह एक अरेंज करता है बोल का। ही इन्वाइट्स द कॉलियर, वह कॉलियर को बुलाता है इस बॉल में। एंड बट लीव्स नरेटर आउट, लेकिन नरेटर को बाहर ही छोड़ देता है। अब क्या होता है कि द नरेटर वेट्स फॉर मोड, नरेटर प्रतीक्षा करता है मोड का गार्डन में। और कम इनटू द गार्डन मोड, क्या कहता है? गार्डन में आ जाओ मोड। एंड मोड कम्स टू मीट हिम, मोड उससे मिलना आती है। हर ब्रदर आल्सो कम्स एंड स्ट्राइक्स द नरेटर, अब एक्चुअली क्या होता है, मोड के पीछे पीछे इसका भाई भी आ जाता है और नरेटर पर प्रहार करता है। हु किल्स हिम इन अ डुएल, अब नरेटर क्या करता है, इसके भाई को, मोड के भाई को एक डुएल में मार देता है, द्वंद्व में। द नरेटर फ्लीज टू फ्रांस, अब जो नरेटर है ना वो कहाँ भाग जाता है? फ्रांस में। ही कम्स टू नो अबाउट द डेथ ऑफ मोड, अब उसे मोड की डेथ के बारे में पता चल जाता है। नरेटर पोएट लूज सैनिटी,
अपना आपा खो देता है नरेटर, पागल सा हो जाता है, एंड इमेजिन हिमसेल्फ एज अ डेड, और अपने आप को मानता है कि जैसे वो मर गया हो। आखिरकार ही कम्स टू सैनिटी, आखिरकार अपने होश में आ जाता है वो, एंड लीव्स टू फाइट इन द क्रीमिन वॉर, और क्रीमिन वॉर के में लड़ने के लिए चला जाता है। द पोएम प्रेजेंट अ डिस्टोर्टेड व्यू ऑफ अ सिंगल रियलिटी, पोएम है ना प्रस्तुत करती है सिंगल रियलिटी के एक बिगड़े हुए दृश्य को प्रस्तुत करती है। ये डिस्टोर्टेड मतलब विकृत, जिसका रूप बिगड़ा हुआ हो, तो ऐसा दृश्य जिसका बिगड़ा हुआ रूप हो उसको क्या कर रही है, सिंगल रियलिटी के बिगड़े हुए रूप को प्रस्तुत करती है। इन मेमोरियम ऑर्थर हेनरी हेलम, देखो इसकी फुल फॉर्म है AHH की, ऑर्थर हेनरी हेलम, ये टेनिसन की पोयम है। इसमें ना 17 वर्ष लग गए हैं इसे पूरा करने में। इट इज़ कम्प्लीटेड इन 1849, 1849 में ये कंप्लीट हुई है। एंड फर्स्ट पब्लिश एनोनिमसली इन 1850, 1850 में है ना ये पोयम बिना नाम से पब्लिश हुई थी ये, एनोनिमसली, गुमनाम तरीके से। इट इज़ अबाउट ऑर्थर हेनरी हेलम हु डाई सडनली ऑफ अ सेरिब्रल हैमरेज इन वियना इन 1833 एट द एज ऑफ 22। एक्चुअली क्या होता है, ये ऑर्थर हेनरी हेलम के बारे में है ये पोयम इन मेमोरियम, जो कि पब्लिश हुई है एनोनिमसली 1850, 1850 में। 17 वर्ष लग गए हैं इसे पूरा करने में। तो ये ऑर्थर हेनरी हेलम के बारे में है, ये फ्रेंड हैं लॉर्ड आर्थर टेनिसन का। अब क्या होता है कि ऑल ऑफ सडन है ना ऑर्थर हेनरी हेलम की डेथ हो जाती है। अब कैसे होती है, वो जब 22 साल का था ना, तो 1833 में वियना में होती है, और अचानक से क्या होता है, उनका सेरिब्रल हैमरेज होने लग जाता है, रक्तस्राव होने लग जाता है अचानक से, तब इनकी डेथ हो जाती है। एंड द वे ऑफ द सोल इज़ द ओरिजिनल टाइटल ऑफ द पोयम। इम्पोर्टेंट पॉइंट बनता है कि वे ऑफ द सोल इसका ओरिजिनल टाइटल है पोयम का। वे ऑफ द सोल, आत्मा का तरीका, आत्मा का रास्ता, वे ऑफ द सोल। इट इज़ रिटन इन स्टैंजाज ऑफ 4 लाइन, ये लिखा गया है 4 लाइन के स्टैंजा में, विद द राइमिंग स्कीम, इसकी राइमिंग स्कीम है ABBA। इसका मीटर है आइम्बिक टेट्रामीटर, देखो 4 उसमें लिखी गई है ये लाइनों में, और राइमिंग स्कीम है ABBA। इसका मीटर है आइम्बिक टेट्रामीटर। इसमें 133 कैंटोज हैं, 133 कैंटोज, और जिसमें इंक्लूड है प्रोलोग और एपिलोग। ठीक है, जो मोड था उसमें था प्रोलोग और कंक्लूजन, लेकिन इन मेमोरियम में क्या है, प्रोलोग और एपिलोग। चाहे आप देख लीजिए ऊपर, या मोड में हमने पढ़ा था, यहीं दे रखा था इसमें, इसमें तो दिखाई नहीं दे रहा है, 1 मिनट, सॉरी, ये जो प्रोलोग और कंक्लूजन था द प्रिंसेस ऑफ मेडले में, तो द प्रोलोग और कंक्लूजन था द प्रिंसेस ऑफ मेडले में, और प्रोलोग और एपिलोग है इन मेमोरियम में, तो ये याद रखना अच्छे से। और इसमें कैंटोज है 133, इसको इन मेमोरियम के तो ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट्स इनके याद कर लेना, जो भी इनके बारे में मिल जाए, और पोयम इसमें से ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइन जो भी हैं वो याद करना है। और मैं थोड़ा स्पीड में ही पढ़ा रही हूँ, तो इसे पॉज करके देखना, या जैसे भी आप देखते रहना, इसे 2-3 बार देख लोगे तो याद हो जाएगा ये, और अपने नोट्स भी बनाते रहना। नेक्स्ट है इनोक आर्डन। इनोक आर्डन इज टेनिसन्स नैरेटिव पोयम। इनोक आर्डन है ना टेनिसन की नैरेटिव पोयम है, इसमें नरेशन है, कहानी है। अब ये पब्लिश हुई थी 1864 में। देखो ये चीज़ तो आपको थोड़ी सी याद करनी पड़ेगी, बाकी स्टोरी तो समझ में आई जाती है एक बार में। इट इज़ अबाउट अ फिशरमैन, ये एक फिशरमैन के बारे में है, इनोक आर्डन। फिशरमैन का नाम क्या है, इनोक आर्डन, यही नाम है जो पोयम का नाम है, यही फिशरमैन का नाम है। ये एक मर्चेंट बन जाता है, मर्चेंट सेलर, ठीक है, नाविक बन जाता है, नाविक व्यापारी, और उसने अपनी पत्नी एनी को छोड़ दिया है, और अपने 3 बच्चों को छोड़ दिया था समुद्र में, विद हिज ओल्ड कैप्टन के साथ छोड़ दिया था 3 चिल्ड्रन को और अपनी वाइफ एनी को। ड्यूरिंग हिज वॉयज मीन्स होता है समुद्री यात्रा, अपनी समुद्री यात्रा के दौरान उसका जो है ना शिप रैक हो जाता है, शिप बर्बाद हो जाता है, तबाह हो जाता है, किसमें, ऑन अ डेजर्ट आइलैंड, एक डेजर्ट आइलैंड में वो
तबाह हो जाता है, रैक हो जाता है शिप। अब ही इज़ लॉस्ट एंड रिमेन्स मिसिंग फॉर मोर देन 10 ईयर्स। वह खो जाता है, एंड रिमेन्स मिसिंग, और मिसिंग रहता है बिल्कुल 10 साल से भी ज़्यादा। खो जाता है जब वो, तो मिस हो जाता है। व्हेन ही रिटर्न्स, जब वो वापस लौटता है ना, तो ही फाइंड दैट हिज वाइफ हैज़ मैरिड फिलिप। तो वो देखता है कि उसकी जो वाइफ है एनी, वो उसने शादी कर ली फिलिप से। शी टेक्स इनोक आर्डन टू बी डेड, क्योंकि वो ये समझती है कि इनोक आर्डन तो मर गया है। शी हैज़ अ चाइल्ड बाय फिलिप, फिलिप के द्वारा, फिलिप से उसका एक बच्चा भी है। 3 बच्चे ऑलरेडी उसके पहले ही थे, अब फिलिप से भी एक बच्चा है उसका। इनोक आर्डन फाइंड्स हिज लाइफ टू बी अनफुलफिल्ड। अब इनोक आर्डन जो होता है, ये जो सेलर होता है, ये अपनी लाइफ को है ना अधूरी सी महसूस करता है। वन ऑफ हिज चिल्ड्रन इज़ डेड, उसका जो उसके 3 बच्चे थे उसमें से एक मर भी गया है। हिज वाइफ एंड रिमेनिंग चिल्ड्रन आर बीइंग केयर्ड बाय फिलिप। अब जो फिलिप है ना, वो उसकी वाइफ की और जो उसके बचे हुए 2 बच्चे हैं उनकी देखभाल करता है। फिलिप हैज़ बीन हिज चाइल्डहुड फ्रेंड एज वेल एज हिज राइवल। फिलिप है ना उसका बचपन का दोस्त भी रहा है, एज वेल एज मीन्स होता है और उसका प्रतिद्वंदी भी रहा है। एज वेल एज जहाँ भी आ जाए ना, तो उसमें यदि वो 2 वर्ड से, मतलब किसी से भी 2 सब्जेक्ट से जुड़ता है, तो उसमें जो हेल्पिंग वर्ब आती है ना, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट सब्जेक्ट आती है। इनोक डज नॉट से एनीथिंग, इनोक कुछ भी नहीं कहती है। ही नेवर टेल्स, सॉरी कुछ भी नहीं कहता है इनोक आर्डन, जब वो देखता है अपनी वाइफ को कि वो आराम से रह रही है फिलिप के साथ, तो ही नेवर टेल्स, वो उसे कभी नहीं बताता है कि ही इज़ अलाइव, कि वो जिंदा है। ही डज़ नॉट वांट टू स्पॉइल हर हैप्पीनेस, वो उसकी खुशियों को बिगाड़ना नहीं चाहता, उसकी लाइफ को ख़राब नहीं करना चाहता। ही कम्स टू फेस अ ट्रेजिक डेथ, अब उसकी है ना दुखांत मृत्यु भी हो जाती है। ही डाइज ऑफ अ ब्रोकन हार्ट, ब्रोकन हार्ट से उसकी डेथ हो जाती है। नेक्स्ट है आइडल्स ऑफ द किंग, ये भी इम्पोर्टेंट है पोयम। देखिए तो ज़्यादातर सभी पोयम इम्पोर्टेंट है, इन्हें तो देखना ही है अच्छे से आपको। बाकी स्टोरी तो एक बार देख लेते हैं ना तो ही क्लियर हो जाती है, थोड़े से 2-4 पॉइंट होते हैं जो हमें पढ़ने होते हैं, बस 2 से 3 बार। आइडल्स ऑफ द किंग 1859 टू 1885। आइडल्स ऑफ द किंग 1859 से 1885 में ये आई थी, और टेनिसन की सीरीज़ है ये 12 पोएम्स की। इसमें 12 पोएम्स हैं, ये ध्यान रखना आइडल्स ऑफ द किंग में। और किसके बारे में है? किंग आर्थर के बारे में और उसके योद्धाओं के बारे में है। उसका प्रेम दिखाया जाता है आइडल्स ऑफ द किंग में गिनीवर के लिए, उसके किसका? किंग आर्थर का। और उसका जो ट्रेजिक बेट्रेल होता है, मतलब उसका प्रेम दिखाया जाता है, और जो उसे धोखा मिलता है उसे भी यहाँ दिखाया जाता है। एंड द राइज एंड फॉल ऑफ द ऑर्थर्स किंगडम, ऑर्थर के राज्य का कैसे उत्थान होता है, कैसे पतन होता है, उसके बारे में भी यहाँ बताया गया है। टेनिसन टेक्स 25 ईयर्स टू कंप्लीट द आइडल्स ऑफ द किंग। देखो, इन मेमोरियम को कंप्लीट करने में 17 साल लग गए थे, लेकिन आइडल्स ऑफ द किंग को कंप्लीट करने में लगे हैं 25 साल, क्योंकि इसमें 12 पोएम्स है। इट इज़ मेनली बेस्ड ऑन द मेलोरी बुक मोर्टेडी अर्थर। और ये किस पे बेस्ड है पोएम? मेलोरी की बुक मोर्टेडी अर्थर पर। ट्रेटर है इसमें, जो राजद्रोह है इसमें उसका नाम है मॉर्डरेट, और सेंट्रल फिगर है इसमें किंग आर्थर। इन्हीं के बारे में सारी कहानी ये बताई गई है। किंग आर्थर बिकम्स द कनेक्टिंग लिंक टू ऑल द स्टोरीज। सभी कहानियों में है ना किंग आर्थर जुड़ा हुआ है, ये लिंक ही बन जाता है, जुड़ा हुआ है। द पोएम्स आर डेडिकेटेड टू द लेट एल्बर्ट। लेट मतलब होता है स्वर्गीय। ये जो पोएम है ना, ये पोएम डेडिकेट है लेट एल्बर्ट को, स्वर्गीय एल्बर्ट को, जो कि प्रिंस हैं, प्रिंस कंसर्ट है। तो ये किसे डेडिकेट है? लेट एल्बर्ट प्रिंस कंसर्ट को। दे आर इन ब्लैंक वर्स। ये पोएम किस में है? ब्लैंक वर्स में है। ऑर्थर, गिनीवर, लॉन्सलॉट एंड इलेन, ये महत्वपूर्ण है। सिग्निफिकेंट मीन्स होता है इंपॉर्टेंट। तो ऑर्थर, गिनीवर, लैंसलॉट एंड इलेन, ये कैरेक्टर यहाँ इंपॉर्टेंट है। द एडल्ट्री ऑफ गिनीवर एंड लैंसलॉट एंड्स द ब्राइट होप ऑफ द राउंड टेबल। जो गिनीवर और लैंसलॉट की जो व्यभिचार है, एडल्ट्री है, जो इनका नैतिक रूप से इनका पतन हुआ है, तो गिनीवर और लैंसलॉट का, तो राउंड टेबल के
एक ब्राइट आशा से इनका एंड होता है। 12 बुक इन आइडल्स ऑफ द किंग आर द। अब कौन कौन सी 12 बुक से इन्हें देख लेते हैं। फर्स्ट और लास्ट तो जरूर देख ही लेना, एक बार ये भी देख लेना कि कौन कौन सी बुक इसमें ऐड की गई है 12 पोएम में। फर्स्ट तो हमारी द कमिंग ऑर्थर और लास्ट है द पासिंग ऑफ ऑर्थर। एंड सेकंड है गैरेथ एंड लिनेट, द मैरिज ऑफ ग्रेंट एंड एनिट, बेलिन एंड बेलेन, मर्लिन एंड विवेन, लैंसलॉट एंड इलेन, द होली ग्रेल। तो कौन सी है यहाँ पे, द होली ग्रेल, पीलियास एंड इटारी, द लास्ट टूर्नामेंट, गिनीवर एंड द पासिंग ऑफ ऑर्थर। तो फर्स्ट कौन सी है, द कमिंग ऑफ ऑर्थर, एंड लास्ट है द पासिंग ऑफ ऑर्थर। और इसके बीच वाली जो 10 पोएम्स वो देख लीजिए एक बार और। गैरेथ एंड लिनेट, द मैरिज ऑफ ग्रेंट एंड एनिट, बेलिन एंड बेलेन, मर्लिन एंड विवेन, लैंसलॉट एंड इलेन, द होली ग्रेल, पिलास एंड इटारी, द लास्ट टूर्नामेंट, गिनीवर एंड द पासिंग ऑफ ऑर्थर। मोर्टेडी ऑर्थर, टेनिसन रीनेम्ड मोर्टेडी ऑर्थर एज द पासिंग ऑफ ऑर्थर। मोर्टेडी ऑर्थर है ना, ये टेनिसन ने दोबारा नाम रखा है मोर्टेडी ऑर्थर द पासिंग ऑफ ऑर्थर के रूप में। तो टेनिसन रीनेम्ड मोर्टेडी ऑर्थर, टेनिसन ने मोर्टेडी ऑर्थर का दोबारा से नाम रखा द पासिंग ऑफ ऑर्थर, जो कि क्या बन जाता है, एक भाग बन जाता है लास्ट बुक ऑफ द आइडल्स ऑफ द किंग का। आइडल्स ऑफ द किंग का ये लास्ट बुक का एक पार्ट बन जाता है। दो इट इज़ एन इंडिपेंडेंट पोएम ऑन द सब्जेक्ट ऑफ किंग ऑर्थर, ये किंग ऑर्थर सब्जेक्ट पर ये बिल्कुल इंडिपेंडेंट पोएम है, स्वतंत्र पोएम है ये। हु इज़ वाउंडेड, किंग ऑर्थर क्या होता है, ये घायल हो जाते हैं और नाइट इनका जो योद्धा है एक सर बेडीवर, उसके द्वारा लाया जाता है इन्हें चैपल में। चैपल मतलब होता है गिरजाघर, उन्हें गिरजाघर में लाया जाता है। नेक्स्ट है द लेडी ऑफ शैलोट इज टेनिसन नैरेटिव पोएम इन 4 पार्ट्स। द लेडी ऑफ शैलोट, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट बनती है, मैं बता रही हूँ आपको कि इसमें ना सॉरी सारी पोएम ही जो हैं ज़्यादातर इंपॉर्टेंट हैं। तो द लेडी ऑफ शैलोट और इन मेमोरियम, यूलिसेस, द लोटस ईटर्स, कई सारी पोएम्स हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनती है। मोड जो मैंने आपको पोएम पढ़ाई, ये भी टेनिसन की बहुत ज़्यादा फेवरेट पोएम रही है। तो इसमें क्या है, द लेडी ऑफ शैलोट ये नैरेटिव पोएम है, इसमें भी नरेशन दिखाई गई है, 4 भागों में है। और इट इज़ अबाउट द ट्रेजिक लव ऑफ इलेन के जो दुखांत प्रेम के बारे में ये है। किसके बारे में, इलेन के। देख लेना ध्यान से इसे, कैरेक्टर नेम। ये पोएम कंसंट्रेट करती है, मतलब क्या केंद्रित करती है ऑन द रिलेशन ऑफ द आर्ट एंड लाइफ विद लाइफ, जीवन के साथ कला का रिलेशन जोड़ती है ये। और प्रॉब्लम बताती है रिलेटेड टू द आइसोलेशन ऑफ द आर्टिस्ट, कि आर्टिस्ट का जो अलगाव है उससे रिलेटेड है ये पोएम। शैलोट है ना, एक आइलैंड है, एक द्वीप है। लेडी ऑफ शैलोट लिव्स हियर विथ 4 ग्रे वॉल एंड 4 ग्रे टावर। अब जो लेडी शैलोट है, लेडी ऑफ शैलोट, वो जहाँ रहती है ना, वहाँ ग्रे कलर की 4 वॉल्स हैं, 4 दीवारें हैं ग्रे कलर की, और 4 टावर हैं ग्रे कलर की। वहाँ एक नदी है, दूसरी तरफ बह रही है नदी, और रोड है एक तरफ, दैट लीड्स टू कैमलोट। जो कहाँ जाती है वो रोड, कैमलोट में। कैमलोट कैपिटल है किंग ऑर्थर की, किंग ऑर्थर की राजधानी है। और द लेडी वीव्स अ मैजिक वेब, एक है ना ये जादुई जाला बुन रही होती है, वेब। कौन, लेडी, द लेडी ऑफ शैलोट। अब हैज़ नो कॉन्टैक्ट विद द वर्ल्ड आउटसाइड, बाहर संसार में इसका किसी से कोई कॉन्टैक्ट नहीं होता। शी हैज़ अ कर्स, उसे कर्स मिला हुआ है, एक्चुअली इसको कर्स मिला हुआ है। और कर्स क्या है, शी लुक्स टुवार्ड्स कैमलोट, यदि वो कैमलोट की तरफ देखेगी ना तो वो मर जाएगी। कैमलोट क्या है, एक आइलैंड है, तो उसकी तरफ देखेगी तो वो मर जाएगी। शी कीप्स अ मिरर, उसके पास वो इसके पास एक मिरर होता है, तो वो अपना रोड का रिफ्लेक्शन देखती है और लोगों को देखती है उसके अंदर, उनका प्रतिबिंब देखती है रोड का और लोगों का। शी सीज द रिफ्लेक्शन ऑफ सर लॉन्सलॉट। अब लॉन्सलॉट जो सर लॉन्सलॉट है उनका रिफ्लेक्शन भी देख लेती है, वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाती है लॉन्सलॉट के प्रति। शी फेल्स टू रेस्ट्रेन हरसेल्फ, अपने आप को रेस्ट्रेन करने में वो फेल हो जाती है, मीन्स कंट्रोल नहीं कर पाती वो अपने आप पर। शी लीव्स हर वेब, वह अपना वेब को जो वो बुन रही थी, वीव कर रही थी जिस वेब को, उसको छोड़ देती है। एंड लुक्स डाउन टू कैमलोट, और कैमलोट की तरफ देखती है। द कर्स फॉल ऑन हर, अब जो उसे श्राप मिला हुआ था कि वो देख नहीं सकती वहाँ पे, तो उसे फिर श्राप मिला
श्राप है ना, बिल्कुल फलीभूत होने लगा। द मिरर बिकम्स क्रैक्ड, अब मिरर में ना दरारें पड़ गई। शी कम्स आउट ऑफ हर रूम, वह अपने कमरे से बाहर आ जाती है। और शी फाइंड्स अ बोट एंड राइट्स हर नेम ऑन द बोट, उसे एक बोट मिलती है और उस पर वो बोट पर अपना नाम लिख देती है। शी लूजन्स द चैन एंड मूव्स टुवार्ड्स कैमलोट, अब क्या करती है वो कि वो चैन को ढीला छोड़ देती है और कैमलोट की तरफ निकल जाती है। शी सिंग्स हर लास्ट सॉन्ग, वह अपना अंतिम गाना गाती है। शी डाइज वाइल सिंगिंग, और गाते हुए वह मर जाती है। लैंसलॉट रिकॉग्नाइज हर, लैंसलॉट उसे पहचान लेता है और महसूस करता है, उसकी डेथ पर है ना बहुत ज़्यादा दुख महसूस करता है। और ही प्रेज टू गॉड टू शावर ग्रेस, वह ना ईश्वर से प्रार्थना करता है कि उस पर ग्रेस, अपनी कृपा बनाए रखे। द पोएम इज सिम्बोलिक, अब देखो ये आपने स्टोरी जो सुनी है तो ये तो आपको क्लियर हो ही गई होगी, लेकिन जो इसके वैसे 2-4 पॉइंट होते हैं मेन, उनको भी देख लेंगे। स्टोरी तो एक बार में क्लियर हो ही जाती है, एक बार में ना हो तो दूसरी बार आप देख सकते हैं इसे। और नोट्स ज़रूर अपने बनाते रहें, क्योंकि जब हम रिवीजन करते हैं तो वो चीज़ें हमारी बहुत अच्छे से तैयार रहती हैं। पोएम सिम्बोलिक है। जो लेडी का कन्फाइनमेंट है, कन्फाइनमेंट मीन्स होता है कैद। लेडी जो कैद हुई हुई है अपने कमरे में, और किससे दूर है, मनुष्य के जीवनों से दूर है, बिल्कुल मनुष्य जीवन से तो वो दूर ही थी, वो कुछ भी नहीं है, बट एन एस्केप फ्रॉम रियल लाइफ। लेकिन वो क्या दिखाया गया, एक सिम्बॉलिक पोएम है ये। जो लेडी वहाँ कैद है, तो इस तरीके से वो मनुष्य के जीवन से दूर है, और ये कुछ भी नहीं है, सिर्फ क्या है, वास्तविक जीवन से बचना है। द लेडी इज़ द सिंबल ऑफ द आर्टिस्ट, आर्टिस्ट का प्रतीक है लेडी। मैजिक वेव किसका प्रतीक है, आर्ट का। और लेडी का जो अलूफनेस है, अलगाव जो है, वो आइसोलेशन का प्रतीक है। आइसोलेशन मतलब अलगाव। द लुकिंग एट कैमलोट इज़ द डिज़ायर टू कम इन टच विद रियलिटी, जब कैमलोट में वो देखती है, कैमलोट में देखने की उसकी जो इच्छा होती है, तो वास्तविकता के टच में आती है। आइलैंड इटसेल्फ इज़ द सिंबल ऑफ पोएटिक एक्सपीरियंस, आइलैंड स्वयं में है ना पोएट के अनुभव का प्रतीक रहा है। टेनिसन हैज़ रिटन 2 वर्जन ऑफ दिस पोएम, इस पोएम के 2 वर्जन पोएट ने लिखी हैं। 1 वर्जन इज़ पब्लिश्ड इन 1833, देखो 1833 में पहला वर्जन इनका आया था, जब लॉर्ड एल्फ्रेड जब ऑर्थर हेनरी हेलम की डेथ हुई थी वियना में 1833 में, और उसकी डेथ हुई थी 22 में। तो इसमें फर्स्ट वर्जन जो 1 वर्जन आया था वो पब्लिश हुआ था, 1 वर्जन पब्लिश हुआ था 1833 में 20 स्टेंजा के साथ। और जो अदर वर्जन है वो पब्लिश हुआ 1842 में 19 स्टेंजा के साथ, उसमें 20 थे, इसमें 19 है। और 1833 में है, 1833 में, और ये 1842 में। तो ये 9 साल बाद है ये। द एक्सप्रेशन क्या है इसमें, आई एम हाफ सिक ऑफ शेडोज, कि मैं ना शेडो का बिल्कुल हाफ सिक हूँ, उससे आधा फेडअप हो गया हूँ मैं। रिवील्स टेनिसन पोइटिक स्किल, ये है ना पोएट टेनिसन की कवित्व कार्य कुशलता को दिखाती है। पोएम रिमार्केबल है म्यूज़िक के लिए, सेंसुअसनेस के लिए, इट्स रोमांटिक एलिमेंट एंड पिक्टोरियल क्वालिटी, इसमें रोमांस दिखाया जाता है, क्योंकि वो जैसे लॉन्सलॉट के प्रति अट्रैक्ट हो गई थी, तो वहाँ उसका रोमांटिक सीन वहाँ दिखने को मिलता है। और ये पिक्टोरियल क्वालिटी, जब आपने ये पोएम अभी पढ़ी है हमने ये उसके बारे में, ये तो हमारे माइंड में ना कुछ एक पिक्चर क्रिएट हो गई, तो इसलिए इसे कहा गया पिक्टोरियल क्वालिटी भी है इस पोएम में। लेक्चर बहुत लेंदी हो रहा है, तो अब मैं इसे यहीं फिनिश कर रही हूँ। नेक्स्ट पार्ट फिर दूसरी वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, और इसे ज़्यादा से ज़्यादा आप देखें इस वीडियो को, और बेल आइकन पर प्रेस कर देना ऑल नोटिफिकेशन पर, ताकि आपको सारी ही वीडियोस मिलती रहें। अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।